Good morning. Welcome to BPSC Concept Wala Newspaper Analysis. Today we are going to analyze the Indian Express dated September 28, 2024 and day is Saturday. तो सबसे पहले हम लोग हेडलाइन से शुरुआत करते हैं. आई होप आप लोग सब अच्छे से होंगे. चलिए, पहली हेडलाइन तो ये है कि यूएस ने टैरिफ बढ़ा दिया है. किस पे? तो चाइना के जितने भी इंपोर्ट हो रहे थे ना चाइना से, उस पे. पर इसके क्या रिपरकशंस होंगे इंडिया पे, यूएस पे, इवन चाइना का क्यों हाइक किया, ये सब हम लोग अंदर डिटेल में देखेंगे. बट ये आपकी हेडलाइन है. ओके. उसके अलावा दूसरी न्यूज ये है कि जो मुइजू जी हैं, मुइजू कौन है? मुइजू है मालदीव्स के प्रेसिडेंट. ठीक है, मोहम्मद मुइजू. तो मुइजू जी जो है वो दिल्ली आने वाले अगले महीने, और उन्होंने क्या बोला है कि हमने कभी भी इंडिया आउट की पॉलिसी नहीं फॉलो की है. जबकि सबको पता है जब इन्होंने अपनी इलेक्शंस को इंडोर्स किया था तो उन्होंने खुद ही बोला था कि इंडिया आउट कैंपेन को काफी ज्यादा इन्होंने ये किया कि इंडिया का कुछ भी अगर मॉलडीव्स में तो उसको बाहर निकालो. लेकिन अब ये कह रहे हैं कि इंडिया आउट नहीं है. ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या रीजंस है, तो वो हम लोग अंदर देखेंगे. दूसरी न्यूज ये है कि आप देख सकते हैं लेबनान बॉर्डर हीट्स अप. ये लेबनान के बॉर्डर पे इतनी सारी टैंक्स हैं. क्यों? क्योंकि आपको पता है अभी लेबनान में जो वो पेजर वाला मैंने आपको बताया था इंसिडेंट हुआ, पेजर ब्लास्ट हुआ, इतने लोग मर गए. तो इजराइल ने आर्मर फॉर्मेशन कर लिया है. ठीक है, ये इतने सारे आर्मर्स हैं. और ये क्यों है? क्योंकि ये लेबनान कहाँ पे? ये इजराइल का जब हम लोग मैप देखते हैं तो उसके नॉर्थ में है लेबनान, है कि नहीं? चलिए मैं आप लोगों को मैप में दिखा देती हूँ. ये देखिए, यहाँ पे आपका इजराइल है और यहाँ पे लेबनान है. ये इजराइल के आप देख सकते हैं यहाँ पे नर्दर्न बॉर्डर पे है लेबनान. तो क्योंकि नर्दर्न इजराइल के पास पड़ जाता है तो वहां पे क्रॉस बॉर्डर हॉस्टिलिटीज, यानी कि बॉर्डर के आसपास जो है वो बहुत ही गर्म माहौल होने के चांसेस हैं, और इस वजह से हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में एक वॉर होगा. तो इससे लड़ने के लिए किस तरह से आप देख सकते हैं कि लेबनान के बॉर्डर पे इतने सारे बैटल टैंक्स हैं. तो आई होप हम सब चाहते हैं कि कोई इतना बड़ा वॉर एस्केलेट ना हो, कोई भी वॉर ना हो, लेकिन कभी कभी पीस को मेंटेन करने के लिए वॉर करना पड़ता है. और अभी तो बहुत ही वर्ल्ड ऑर्डर में देखा जाए तो कई ऐसे वॉर्स हो रहे हैं जो हमने इमेजिन भी नहीं किया था. चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, चाहे वो इजराइल पैलेस्टीन वॉर हो, अब इजराइल लेबनान वॉर भी देख रहे हैं. तो धीरे धीरे ये वॉर्स बढ़े ना, इसको कोशिश किया जा रहा है कंट्रीज के द्वारा. इंडिया ने भी अपने तरफ से स्टांस दिया जिसके बारे में मैंने पहले ही आपको बात की थी. तो ये आप मैप देख सकते हैं, ध्यान से देख ले थोड़ा. इस बार मिडिल ईस्ट काफी इंपॉर्टेंट है. जैसे रशिया यूक्रेन तो पिछले साल था ही, अभी मिडिल ईस्ट काफी इंपॉर्टेंट हो गया है इजराइल वॉर की वजह से. तो एक बार ये मैप आप लोग ध्यान से देख ले कि किस तरह से इजिप्ट इधर है, यहाँ इजराइल है. इजराइल आप देख सकते हैं कि साउथ में इजिप्ट से बॉर्डर कर रहा है, नॉर्थ में लेबनान से कर रहा है, इसके राइट साइड में यानी कि इसके ईस्ट में आपको जॉर्डन दिख रहा है, और वेस्ट में आपको जो है वो मेडिटेरेनियन सी दिख रही है. तो ये क्योंकि बहुत ही हॉस्टाइल रीजन हो चुका है तो ये हमें ध्यान में रखना है इसको. ठीक है, इस रीजन को पूरा आप लोग का ये काम जरूर है, एक होमवर्क जैसा मैं दे रही हूँ कि आप लोगों को इस बार इजराइल किससे को लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, किससे सी बॉर्डर शेयर कर रहा है, इजराइल के आसपास कितनी कंट्रीज है, क्या बॉर्डर कर रहा है, आप लोग इसको अपने से तैयार करके रखिए. इसको कोई कॉमेंट सेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है, अपने नोट्स में अच्छे से तैयार करके रखिए, आपके बहुत काम आएगा. चलिए अब हम लोग डिटेल में न्यूज को देखते. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूएस ने क्या कर दिया है, यूएस ने टैरिफ हाइक कर दिया है. कितना? 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, जो कि चाइना से यूएस इंपोर्ट कर रहा था. अब क्योंकि वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी है यूएस, उसने इस तरह से कर दिया तो इंडिया और बाकी जो कंट्रीज हैं उन 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 लोगों पे भी असर पड़ेगा. लेकिन ऐसा किया क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या देखा जा रहा था कि चाइना ने इतना एक्सपोर्ट किया है पूरे वर्ल्ड में कि वो 100 बिलियन से ज्यादा तो इंडिया में ही क्रॉस कर गया है, और इसने यूएस में भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया. अब जब चाइना इतना ज्यादा अपने प्रोडक्ट्स को किसी कंट्री भेजेगा, एक्सपोर्ट का ये मतलब होता है ना खुद का सामान किसी और देश में भेजना, तो जब एक्सपोर्ट कर रहा है चाइना इतना ज्यादा, तो यूएस ने देखा कि इतना ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंसी हो गई है तो किसी तरह से चाइना डंपिंग भी करता है. आपको पता है ये बात कि कभी कभी क्या होता है कि अपने कंट्री में कोई प्रोडक्ट जो है वो कंट्री में अब उसको बेचना नहीं चाहती, या सब पार क्वालिटी का है, या फिर उनके पास बहुत एक्सेस प्रोडक्शन हो गया है, तो वो क्या करेंगे, मान लो कि चाइना एक चाय बना रहा है. ठीक है, चाय का ब्रांड है उसका चाय का ब्रांड हम मान के चलते हैं कि 10 रुपए है.
ठीक है, 10 रुपए ऐसा कुछ चाइना का उसका ब्रांड वैल्यू है जो उसने चाय बनाई है। अब वो 10 रुपए की चाय इंडिया में भी 10 रुपए में ही बिक रही है, लेकिन अगर चाइना ने बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर लिया, किसी भी कारण से चाइना को उन चाय को बेचना है, तो चाइना क्या करेगा, वो इम्पोर्ट करेगा। कहाँ पे इम्पोर्ट करेगा, तो इंडिया में इम्पोर्ट करेगा, और इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा। इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा तो वो 10 रुपए की जो चाय है वो इंडिया में वो 8 रुपए में बेचेगा। बट जो इंडिया का लोकल वेंडर है वो तो 10 रुपए में बेच रहा है, तो आप क्या खरीदना चाहोगे, 8 रुपए वाला या 10 रुपए वाला? ऑब्वियसली आप 8 रुपए वाला खरीदना चाहोगे। तो चाइना क्या कर रहा है, अपना माल डंप कर रहा है, उसको बोलते हैं डंपिंग। और उससे लड़ने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है टैक्स, पैसा, कोई टैरिफ, ये एक ही चीज है। टैरिफ सुनो, ड्यूटी सुनो, ठीक है, एक ही चीज है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इसलिए मैं एक ही टर्म बोल रही हूँ। है तो वैसे डिफरेंसेस उसमें, बट आप एक ही चीज समझिए। तो क्या हो रहा है, चाइना इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करने लगा कि यूएस ने जो है टैरिफ बढ़ा दी, 100% हाइक कर दिया। किस पे, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, जो भी चाइना से आ रहा है। अब यूएस ने सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो 100% किया है। यूएस ने सोलर, जो भी सोलर वाला प्रोडक्ट बेच रहा है चाइना, मतलब जो भी सोलर सेल बेच रहा है या फिर उस पे 50% किया है। और जो स्टील एल्यूमिनियम की चीजें चाइना अपने एक्सपोर्ट कर रहा है उस पे 25% किया है। जो भी ईवी की बैटरी या मिनरल चाइना जो है यूएस वगैरह में भेजता था, उस पे उसने 25% हाइक किया, 50% सोलर पे किया और 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल पे किया। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि चाइना ने ना वेव ऑफ गुड्स एक्सपोर्ट करना शुरू किया। ऐसा चाइना क्यों कर रहा है, तो पहली तो उसका एम्बिशन है कि वो अपना एक्सपोर्ट वैल्यू चेन को बढ़ाए हाईटेक सेक्टर में, जैसे सोलर इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल में, सेमीकंडक्टर में। उसके अलावा एक और रीजन है कि चाइना में ना उसके घर पे इतना डिमांड नहीं है इन सब चीजों का। जैसे मैं आप लोगों को बोल रही थी, किसी भी कारणवश से वो बेचते हैं या फिर उनकी खुद की डोमेस्टिक डिमांड नहीं, क्योंकि उनका भी डिमांड नहीं इन प्रोडक्ट्स को, तो वो क्या करेंगे। और ऊपर से अभी जो है ना बहुत ज्यादा ट्रेड टेंशन चल रही है। आपको पता होगा कि इतने सारे वॉर जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो ये सारे वॉर के टाइम क्या होता है ना कि कोई भी कंट्री जैसे कि चाइना, ये उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखती है, तो वो अपने घर पे एक तो डिमांड नहीं, ऊपर से वो वैल्यू चेन बढ़ाना चाहता है, इसलिए इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है। इंडिया और बाकी कंट्रीज ने कोशिश भी की है कि एंटी सब्सिडी मेजर्स यूज किया जाए, जिससे जो है जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब लॉस हो रही है ना उससे रोका जा सके। देखो चाइना जो है ना WTO ज्वाइन किया था 2000 में। WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये यही सारी चीजें देखती है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट WTO देखती है, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोग बताएंगे कि कब बना है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से इसका क्या रिलेशन है, किस ईयर में बना है, क्या इसके पीछे की स्टोरी है। जस्ट 3 लाइन, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। तो आपको मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो जो 2024 में इंडिया के जो इम्पोज किया था, इंडिया ने 30 एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट चाइना। तो एंटी डंपिंग तो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन करेगा तभी तो, लेकिन किस किस चीजों पे किया, तो एक तो प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन, वैक्यूम इन्फ्लेटेड फ्लास्क, स्टेनलेस स्टील की पाइप, ट्यूब, सॉफ्ट फेराइट कोर, इंडस्ट्रियल लेजर मशीन, ये सारी चीजें चाइना जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा था इंडिया पे। तो इंडिया को लगा कि डंपिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसके अलावा इंडियन बिजनेसेस जो हैं वो मल्टीपल एक्सटेंशंस कर रही हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी का, क्योंकि वो बोली कि चाइना एक मार्केट इकोनॉमी नहीं है, सिर्फ एक मार्केट इकोनॉमी की तरह काम नहीं कर रहा है, चाइना हार्म कर रहा है इंडिया के बिजनेस को। क्यों, क्योंकि वो प्रीडेटरी मेथड्स यूज कर रहा है कॉम्पिटिशन एलिमिनेट करने के लिए। ये सारी चीजें क्यों की जाती है, कंपटीशन एलिमिनेट करने के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि 2000 में वाज वेदर चाइना कुड बी, देखो 2000 में जब चाइना ने WTO ज्वाइन किया था ना, तो सवाल पूछा जाता कि क्या चाइना नेक्स्ट ग्रेट कैपिटलिस्ट टाइगर बनेगा या फिर वर्ल्ड का आखिरी ग्रेट कम्युनिस्ट ड्रैगन बनेगा। लेकिन अब हमें देखो, सिंपल सी बात क्या है कि जब 2000 में ज्वाइन किया था तो लोग अनक्लियर थे कि चाइना क्या बनेगा, क्या वो टाइगर की तरह या फिर आखिरी ये बनेगा। लेकिन जैसा अभी सिनेरियो ऐसा लग रहा है कि चाइना नेक्स्ट कैपिटलिस्ट टाइगर बन सकता है, जिस तरह से वो कर रहा है। पर ये जो टर्म है ना, ये इंपॉर्टेंट है, चाइना शॉक 2.0। शॉक इसलिए बोल रही क्योंकि चाइना वर्ल्ड में इतने तेजी से वो कर रहा है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है कि एक तरह से एक्सपोर्ट इंक्रीज कर दिया इसने, कि चाइना शॉक के नाम से जाना जा रहा है। तो इस वजह से क्यों, क्योंकि स्लो डाउन हो गई है चाइनीज, मतलब स्लो डाउन हो गया एक्सेस कैपेसिटी में, तो वर्ल्ड थोड़ा डर रहा है कि वापस से चाइना मतलब अपना दबदबा ना कर दे, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीज थी, चाइना शॉक 2.0 हमें समझना था, ठीक है। एंटी डंपिंग भी बता दिया मैंने आप लोगों को, ये सारे टर्म थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही थी कि मुइजू जी, तो मुइजू जी ने दिल्ली और न्यू माले में डिस्कशन हुई, बायलैटरल विजिट होगी मोहम्मद मुइजू की, जो कि मालदीव के प्रेसिडेंट है। और पहले जो है मुइजू जी ने कई बार
इंडिया के एंटी इंडियन स्लोगन से एजेंडा परस्यू किए हैं, पर अब ऑफिशियल विजिट में ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, हमने कभी भी नहीं बोला कि इंडिया आउट पॉलिसी हमने कभी फॉलो नहीं किया, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है, मालदीव प्रेसिडेंट का जो ये पब्लिक क्रिटिसिज्म सॉफ्टन हुआ है ना अगेंस्ट इंडिया, ये कमेंट शायद इस वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने अभी यूएस में विजिट किया है, यूएस की जनरल असेंबली में। ठीक है, और वो बहुत सब जगह गए, जैसे प्रिंसिपल लीडरशिप सीरीज या प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ऑफ पब्लिक अफेयर्स वगैरह। वहां पे मुइजू जी ने कहा कि इट वाज रॉन्ग फॉर द डिप्टी मिनिस्टर्स टू इंसल्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, क्योंकि डिप्टी मिनिस्टर्स ने इंसल्ट किया था। नो वन शुड से सच अ थिंग, आई टुक एक्शन अगेंस्ट इट। उन्होंने कहा कभी किसी को किसी वर्ल्ड लीडर के खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहिए और मैंने एक्शन लिया है। तो ये रीजन क्या है इनके चेंज के पीछे? तो कई रीजंस है। पहला तो मालदीव्स को पता है कि चाइना पे अगर वो किसी तरह से भी डिपेंड करेगा तो चाइना जो है ना वो प्रीडेटर है, चाइना कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। ये अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के थ्रू लोगों को फंसाएगा, इनको पता। और इनको पता है इंडिया बहुत जरूरी है इनके ट्रेड के लिए, इनके सिक्योरिटी के लिए। तो अब इनको पता है ये इंडिया से ना किसी तरह से हट के नहीं रह सकते, उनको इंडिया का पावर पता है और भी ज्यादा पता चल रहा है इंटरनेशनल फोरम में। तो इसी वजह से जो भी इंडिया जो है बहुत फाइनेंशियली हेल्प करता है, इंडिया जो है वो फाइनेंशियल हेल्प देता है, इंडिया जो है वो एक तरह से प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो इंडिया से आप लड़ के नहीं रह सकते, इसी वजह से एक तरह से देखा जाए तो इनका एक चेंज दिख रहा है। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा है कि हाँ पीएम मोदी जी से ये मिलने के लिए आएंगे। नेक्स्ट न्यूज की बात करें हम लोग, तो उससे पहले आपको पता ही हमारी तर्कश बुक है जिससे आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। उसके अलावा हमारी प्रीलिम्स की अभ्यास एमसीक्यू है, उससे भी आप बना सकते हैं। अभी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट न्यूज ये है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि ज्वाइंट वेंचर है इंडिया के डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और रशिया के एनपीओ जिसका नाम है मशीनोस्ट्रोयेनिया। ठीक है, इन्होंने अनाउंस किया है एक एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स। ये पहली ऐसी कंपनी होगी जिसने डिक्लेयर किया ऑफिशियली कि ये अग्निवीर्स को जॉब देगा। तो अग्निवीर के बारे में बात किया जाए तो अग्निवीर 2022 में अनाउंस किया गया था, 2 साल मिलिट्री रिक्रूटमेंट ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। अग्निपीठ स्कीम जो था वो एम करता था सोल्जर्स को रिक्रूट करने के लिए, सेलर्स को, फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। 4 साल की रिक्रूटमेंट का, 4 ईयर रिक्रूटमेंट की बात की जा रही है। टेम्पररी रिक्रूटमेंट थी ये, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, इंडियन आर्मी के साथ जो है वो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग एक्सपीरियंस करने के लिए, इंडियन आर्मी का जो स्ट्रेंथ है, जो इंडियन आर्मी का पावर है, साथ ही साथ थोड़े एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, लेकिन ये टेम्पररी मेजर था और ये कहा जाता था कि जो 4 साल का एंड होगा ना उसमें 25% जो है वॉलंटरली ज्वाइन कर सकते हैं आर्मी को। ठीक है, मेरिट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने आएंगे, मान लो 100 लोग आएंगे तो उसमें से 25% यानी कि 25 लोग जो है वो इस एंड आर्मी के एंड में आर्मी में ऑफिशियली परमानेंट कमीशन कर सकते हैं। ये टेम्पररी कमीशन था। क्या था? टेम्पररी कमीशन था। क्या है? टेम्पररी कमीशन है। लेकिन अगर कोई इंसान 4 साल कर लेता है और वैकेंसी है या कोई भी चीज है तो 25 लोगों को ले लिया जाएगा परमानेंट के लिए। ये वाली चीज आई थी अग्निपथ स्कीम में। ठीक है, तो अग्निपथ स्कीम जो है ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट था। अग्निपथ स्कीम जो है वो आपकी डेट भी थोड़ी आप जान ही लो तो सही है, जून 14 2022 में आता है। ठीक है, और ये यूथ को सर्व करने के लिए आया था, मॉडर्नाइज करने के लिए इंडियन आर्मी को। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज थी इसमें एज काफी कम थी, जैसे 17.5 से 21 साल की उम्र के लोगों को ही रिक्रूटमेंट मिल रही थी यहाँ पे। ठीक है, ये एज कम थी, तो इस पे थोड़ा सा वो कंट्रोवर्सी हो गई थी कि इतने कम उम्र के बच्चे अगर इसमें चले गए तो वो अपना क्रूशियल जो जॉब वाला वे पीरियड होता है ना, यही पीरियड होता है ना 18.5 से लेकर के 25, चलो मैं तो 21 भी नहीं बोल रही, 25 की नौकरी आप ढूंढने की कोशिश करते हो कि कोई अच्छी नौकरी ये मिल जाए। अगर उसमें आप कहीं और डेविएट हो जाते हो और उसके बाद आपको कुछ मिलता भी नहीं, आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हो तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उस पर भी वर्क किया जाएगा। इसी के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी कि जो अग्निवीर से रिटायर हो उसको रिजर्वेशन मिले जॉब में। तो पहली ऐसी कंपनी ब्रह्मोस एरोस्पेस है जिसने बोला कि हम लेंगे, हम एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ये रिक्रूटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे नेशन के यूथ के लिए। उसके अलावा अग्निवीर्स विल हैव टू बी एटलीस्ट 15% ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी थ्रू थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन जो ब्रह्मोस एरोस्पेस को चाहिए होगी। 15% अग्निवीर्स को ये रिक्रूट करेंगे, जबकि सीएपीएफ हैड एन अनाउंसमेंट ऑफ 10% एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर। ये तो हो गई एक कंपनी। इसके अलावा सीएपीएफ क्या होता है? सेंट्रल आर्म पुलिस सर्विस।
ठीक है। तो सेंट्रल आर्म पुलिस सर्विस ने क्या बोला कि सीएपीएफ ने बोला कि हम 10% एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन देंगे अग्निवीर को। तो ये भी एक अच्छी चीज है कि एम्प्लॉयमेंट मिल अपॉर्चुनिटी मिल रही है अग्निवीर को, कोई भी जाएगा तो अग्निवीर को प्रेफरेंस मिलेगी, है कि नहीं। तो इस तरह से क्या है कि बहुत सारे ऐसे यूथ है जिनको जॉब चाहिए होगी, उनको मिलेगा। तो इन ऑर्डर टू केटर फॉर द इंक्रीजिंग वर्क ऑर्डर ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन दे आर इट इज इंश्योर्ड दैट द इंडिविजुअल्स आर नॉट ओनली क्वालिफाइड बट ऑल्सो ट्रेन्ड। पहली चीज तो ये चेक किया जाएगा कि क्वालिफाइड है कि नहीं, बल्कि उनको डिसिप्लिनरी ट्रेनिंग भी मिलेगी। तो एक बहुत अच्छी और एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज मैं बोलूंगी ये है, ठीक है। आपको पता है जॉब अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज कितना ज्यादा है, तो ये पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जॉबलेस ग्रोथ से इंडिया को बचाएगा ये। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो है जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस। यहाँ पे आपके लिए ये समझना इंपॉर्टेंट है कि जो जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस है अब ये 2026 तक रहेगा। पहले क्या था ना, इसको बोला गया था ये हटा दिया जाएगा, लेकिन अब 2026 तक जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो स्टेट्स है ना ये पैसे नहीं छोड़ना चाह रहे हैं जो सेस से इनको मिल रहा है, इसलिए 2026 तक ये मिलेगा। और जो भी लोन और इंटरेस्ट है वो फुल्ली रीपे किया जाएगा। लेकिन अब जो सेस होगा वो रीब्रांड करके आएगा, इसमें नए यूज डिफाइंड होंगे और इसमें जो फाइनल डिसीजन है कि क्या कैसे होगा वो जीएसटी काउंसिल लेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेस को लिवाई करेगा। आपको बता दूं सेस जो है ना स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही लिया जा सकता है, ठीक है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है। अब देखो ये सेस क्या है, तो जीएसटी जब आई थी ना 2016 में, तो जीएसटी के आने के बाद क्या हुआ था कि बहुत सारे स्टेट के जो स्टेट टैक्स थे वो जीएसटी के अंदर चले गए थे, उनका बहुत सारा पैसा का लॉस हुआ था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि क्योंकि आपका जो भी पैसा का लॉस हुआ है हम सेस के फॉर्म में आपको वापस देंगे, जितने भी स्टेट है उनको सेस के फॉर्म में वापस देंगे। लेकिन सेस के बारे में क्या है कि वो स्पेसिफिक पर्पज के लिए ही मिलता है, स्पेसिफिक एरिया के लिए। तो ये सेस की बात की जा रही थी कि कुछ साल इसको कंटिन्यू करेंगे फिर बंद कर देंगे, लेकिन स्टेट का इतना पैसा लॉस हुआ है कि स्टेट अभी ये सोच के चल रही है कि हमारा नहीं हो पाएगा, आप और बढ़ाओ। तो सरकार ने, और इसका डिसीजन कौन लेता, तो जीएसटी काउंसिल, जो कि जीएसटी जब आई तो उसके बाद एक काउंसिल बनी जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, जिसको आर्टिकल 279 के अंदर जो है वो इसको बनाया गया। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, और यही सारे डिसीजंस लेती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और यही डिसीजन लेती है। तो इन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अब जो रीब्रांड करके आएगा ना सेस, इसका डिसीजन यही लेगी, ये वाली बॉडी ही लेगी। और फिर क्या होगा, जो भी लोग जो भी स्टेट है उनको सेस मिलेगा। लेकिन लोग क्या बोल रहे थे कि इस सेस को क्या करो, जीएसटी के 28% स्लैब के साथ मर्ज कर दो। लेकिन जीएसटी ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये सही नहीं होगा, अगर हम इसको मर्ज करेंगे सेस के साथ तो 28% टैक्स स्लैब के साथ, तो ये क्या होगा ना, जो एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब है, ठीक है, उसमें और स्लैब बनाने के चांसेस हो जाएंगे। उसके अलावा इतना ज्यादा पैसा अगर हम लोग सेस में दे देंगे तो जो टैक्स पेयर इतना ज्यादा पैसा दे रहा है उसका क्या होगा, ये भी तो सोचने की बात है, हम ही तो हैं टैक्स पेयर। तो ये वाली बात है। और जो ये सेस है ना वो आपको स्टेट को मिलती है, हर स्टेट को मिलती है। और ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी कि अब 26 तक बढ़ गया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये हो गई जीएसटी सेस के बारे में कुछ चीजें जो मैंने लिखी है कि जीएसटी सेस जो है वो किसके अंदर मिलता है, तो जीएसटी सेस एक्ट है 2017 का, वो बताता है कि कैसे मिलेगा स्टेट को, मतलब कितना पैसा मिलेगा, किस फॉर्म में मिलेगा, ये इस एक्ट के अंदर डिसाइड होता है। और सेस जो है वो गुड्स और सर्विस दोनों पे मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, गुड्स के लिए भी और सर्विस के लिए भी। और सेस का मतलब क्या होता है कि सेस एक टैक्स है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है। ये जीएसटी की बात हुई, जीएसटी 2016 में आया था। जीएसटी के अंदर जो बेस ईयर है ना जिस पे टैक्स लिया जाता है वो 2015-16। जीएसटी क्या है, एक वैल्यू एडेड टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का क्या मतलब होता है, आपसे डायरेक्टली पैसे नहीं लेंगे। जैसे आप एक बिस्किट लेते हो तो उस बिस्किट में जितना पैसा है, मान लो 10 रुपए का बिस्किट है तो 4% अगर टैक्स लग रहा है तो वो जीएसटी है, वो 4 रुपए सरकार के पास जाएगी। लेकिन आप डायरेक्टली तो नहीं दे रहे ना, आप बिस्किट खरीद रहे हो और बिस्किट से वो पैसा जा रहा है, तो उसको जीएसटी बोलते हैं। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। 101 अमेंडमेंट एक्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके थ्रू जीएसटी लाया गया था। और फिर जीएसटी काउंसिल बनी थी आर्टिकल 279A के अंदर, जो कि ये सारे डिसीजंस देखती कि कैसे पैसा बांटा जाएगा, क्या बांटा जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें सारे स्टेट को रिप्रेजेंटेशन मिलता है। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि एक बहुत ही फेमस एक्टर है डैम मैगी स्मिथ। जिन्होंने भी हैरी पॉटर देखा होगा, आई थिंक बहुत लोगों ने देखा होगा, हमारा बचपन ही है ये एक तरह से। हैरी पॉटर एक इमोशन है, मतलब मैं तो बहुत ही बड़ी हैरी पॉटर फैन थी, कई बार मैंने बार बार देखा है। हैरी पॉटर में इतना फेमस रोल है इनका,
ठीक है। उसके अलावा अगर बहुत कुछ लोग होंगे जिन्होंने डाउनटन एबी अगर देखा हो, डाउनटन एबी भी बहुत अच्छा है, जब आपके पेपर हो जाए तो आप देख सकते हैं। जिनको भी हिस्टोरिकल ऐसे मतलब मिडिवल यूरोप में इंटरेस्ट है, आपको हिस्टोरिकल चीजों में, मोनार्की में इंटरेस्ट है, तो आप ये देख सकते हैं। उसमें भी इनका बहुत अच्छा रोल था। और हैरी पॉटर में तो हम क्या ही बोल सकते हैं। तो ये जो मैगी स्मिथ है, इनको ऑस्कर भी मिला हुआ है और इनकी अब डेथ हो गई है। 89 की उम्र में इनकी डेथ हो चुकी है। और ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ब्रिटिश एक्ट्रेस है। ये तो पता होगा जिन्होंने हैरी पॉटर देखी होगी, इनका एक एक्सेंट है। ये ब्रिटिश एक्ट्रेस है, इनको ऑस्कर मिला था फॉर सपोर्टिंग एक्ट्रेस इन कैलिफोर्निया सूट, ठीक है, जो कि एक कॉमेडी थी। और ये एक ब्रिटिश एक्ट्रेस है। इनके बारे में कहा जाए, इनको बहुत सारे प्राइज ऑलरेडी मिले हुए हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम, मतलब बहुत अच्छे लेवल के काम किए हुए हैं इन्होंने। हैरी पॉटर में तो आपको पता ही, हैरी पॉटर में हॉगवर्ट्स स्कूल था, ठीक है, जिसमें आप जो है वो मैगी स्मिथ जी को देख सकते हैं। इनका इनका एक बहुत फेमस मैकगोनागल जो है ये थी। और उसके अलावा देखा जाए तो हैरी पॉटर के अलावा जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, डाउनटन एबी में डॉवेंचर बनी थी और बहुत ही स्टिफ दादी माँ कह सकते हैं आप इनको वो। और हैरी पॉटर में तो इनके क्या ही कहने हैं, बहुत ही अच्छी मूवी। तो इनका नाम याद रखना है क्योंकि ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस है। और इनको एमीज भी मिला है, टोनीज भी मिला है, ये सारे। और ऑस्कर के बारे में मैंने बात भी की थी, ऑस्कर को एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीज थी आपके लिए इम्पोर्टेंट। और ये आज का आपका क्वेश्चन है कि मालदीव्स की ऑफिशियल करेंसी क्या है। और कल जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसमें हनी भी आंसर है और बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। सो वेरी गुड, कंग्रेट्स एंड कीप रीडिंग। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट सेशन। और सब रिवाइज करते रहिएगा। थैंक यू।